नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी भी आपकी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो कल हमने आधा प्रैक्टिस सेट कर लिया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन हिंदी के देख लिए थे, साथ में ही जीएस के क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उत्तराखंड और जीएस के जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं, साथ में उत्तराखंड के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं दोस्तों, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, साथ में वो चीज़ें नोट करते हुए चलना, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही। और जिसकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन होगी उसको भी मौका मिल रहा होगा रिवीजन करने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपके रिवीजन पोर्शन के साथ साथ चलते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना 57वां क्वेश्चन। विश्व 56वां क्वेश्चन, क्योंकि कल 55 तक ही किए थे हमने। 56वां क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित है दोस्तों हमारा हरिद्वार में। कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। अगर बात की जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारा स्थित है कोटद्वार में। कहाँ स्थित है? कोटद्वार में। 57वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस बनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस बनाया जाता है 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? 27 सितंबर को बनाया जाता है। 58वां क्वेश्चन है, 60वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी? तो ये उस टाइम के हिसाब से पेपर का क्वेश्चन सॉल्व है बनाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में जो फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे ये थे 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार। अगर मैं आपको 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में बताऊं तो कॉपी में नोट करते हुए चलना। 68वां राष्ट्रीय जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है किस फिल्म को? सोराराई पोट्रू। किस फिल्म को मिला है? सोराराई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। और बात की जाए सोराराई पोट्रू की, तो इसका जो हिंदी डब है दोस्तों वो है उड़ान करके। उड़ान मूवी इसकी क्या है? हिंदी डब है। और जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है इसमें सच्चिदानंद केआर और अयप्पन कोशियम को। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन करने वाली या सबसे ज़्यादा मनोरंजन करने वाली जो फिल्म है वो है तानाजी। कौन सी फिल्म को मिला है? तानाजी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाला, याद रख लेना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दो व्यक्तियों को मिला है। एक मिला है सूर्या को और दूसरा मिला है अजय देवगन को। सूर्या वो उसी मूवी के हीरो हैं सोराराई पोट्रू, यानी उड़ान या सोराराई पोट्रू के जो एक्टर हैं, हीरो हैं, वो हैं सूर्या। और तानाजी मूवी के एक्टर हैं अजय देवगन। इन दोनों को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। और बात की जाए 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है अपर्णा बालमुरली। और अपर्णा बालमुरली कौन सी हीरोइन है? अगर सोराराई पोट्रू मूवी देखोगे तो उसमें जो हीरोइन है दोस्तों वो हैं अपर्णा बालमुरली। तो ठीक है, अपर्णा बालमुरली, सूर्या, अजय देवगन, ये सब नाम याद रख लेना और कॉपी में नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है 59वां क्वेश्चन, आईसीसी विश्व कप 2015 में विजेता टीम कौन रही थी? तो आईसीसी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी यूकेपीएससी, 2015-14 के करंट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वो भी याद करते हुए चलेंगे। तो आईसीसी विश्व कप 2015 में विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया। कौन जीती थी? ऑस्ट्रेलिया। और बात की जाए आईसीसी विश्व कप 2020 की विजेता टीम, तो वो कौन रही थी? तो वो रही थी इंग्लैंड। और साथ में ही 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी किसने जीता था? तो वो भी जीता था इंग्लैंड के द्वारा। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहले तो क्वेश्चन देख लो, मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर के ये है एक कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार। विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। देखो, पहले संपत्ति का अधिकार दोस्तों हुआ करता था मौलिक अधिकार, और इसकी चर्चा है आर्टिकल 31 में 31। लेकिन
44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा इसे आर्टिकल 31 को समाप्त किया गया और इसको डाल दिया गया संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 300 के ए में, और आर्टिकल 300 के ए में डालने के बाद इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। और बात करूं मैं हमारे मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की संख्या है दोस्तों 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक चर्चा है स्वतंत्रता की। बात की जाए तीसरा अधिकार, तो तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। बात की जाए इसके बाद, तो अगला अधिकार है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है 25 आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 में। पांचवा मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की चर्चा है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है वो है दोस्तों हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 को ही, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान की आत्मा। और बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की चर्चा है कौन से भाग में? तो मौलिक अधिकारों की चर्चा है दोस्तों भाग 3 में, और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 36 तक किस बात की चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती दोस्तों पहली बात तो क्या है? बाराहोती है एक दर्रा। बाराहोती क्या है? बाराहोती एक दर्रा है, और बाराहोती दर्रा कहाँ स्थित है? चमोली जिले में। ठीक है, चमोली जिले में जैसे सलसल हो गया, तुज्जू हो गया, भ्यूडार हो गया, कोई हो गया, ये सब दर्रे कहाँ स्थित हैं? तो ये सब दर्रे स्थित हैं चमोली जनपद में। और बात करूँ पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा पड़ेगा दोस्तों लिपुलेख दर्रा, ऊंटा जयंती, मनस्या लंपिया और तुम्हारा सिनला, ये दर्रे कहाँ स्थित हैं? पिथौरागढ़ में। और उत्तर काशी के जो प्रमुख दर्रे हैं, याद रखना ला नाम से जितने भी दर्रे होते हैं 90% ला नाम के दर्रे होते हैं उत्तर काशी में। जैसे मैं कहूँ थांगला उत्तर काशी, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोकला, श्रृंगकंठ, ये सभी दर्रे कहाँ स्थित हैं? उत्तर काशी में। और सबसे पश्चिम में स्थित जो दर्रा है दोस्तों, याद रख लेना, सबसे पश्चिम में स्थित जो दर्रा है वो है श्रृंगकंठ दर्रा। कौन सा दर्रा है? श्रृंगकंठ दर्रा, जो है तुम्हारा उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश और उत्तर काशी की सीमा में। और सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित दर्रा वो है थांगला दर्रा, वो भी है उत्तर काशी जिले में। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन। जो ये फैक्ट बता रहा हूँ ये तो कॉपी में नोट करते हुए चलना और याद कर लेना। और वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या ये सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। अगला क्वेश्चन है 63वां। किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी नाम से किसे जाना जाता है? नागेंद्र सकलानी, बद्रीदत्त पांडे, देव सिंह दानू या इनमें से कोई नहीं। तो किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे जी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं केसरी कहा जाता है। और इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी जब 1921 में 13 से 14 जुलाई 1921 को कुली बेगार प्रथा का अंत जो किया था बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे, वो हुआ था बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में। कुली बेगार प्रथा का अंत 13 से 14 जुलाई 1921 मकर संक्रांति के अवसर पर, घुघुतिया तिहार जिसे कहते हैं, उसके अवसर पर बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में किया गया था। इसी के बाद इन्हें उपाधि दी गई थी किसकी? कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी। और बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ये एक पुस्तक लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। और अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी रहे थे कौन व्यक्ति? बद्रीदत्त पांडे। और इन्हीं के टाइम में वर्ष 1918 में
1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद बद्रीदत्त पांडे के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था, शक्ति। तो शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा वर्ष 1918 में। और बात करें अल्मोड़ा अखबार की, तो उसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था 1871 1871 से, और वो स्टार्ट किया था बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा। ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन, गौरा पंत सिमानी का जन्म कब हुआ था? गौरा पंत यानी शिवानी जी का जन्म कब हुआ था? 1913, 1923, 1932 या 1823? तो गौरा पंत शिवानी जी का जन्म हुआ था, पहली बात कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजकोट गुजरात में। गौरा पंत शिवानी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था राजकोट गुजरात में, और इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1923, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1923 को इनका जन्म हुआ था। और गौरा पंत जी बहुत ही मतलब नामी जो कहते हैं उपन्यासकार, इतिहासकार, कहानी, इनके नाम पे धारावाहिक भी चले गए थे, धारावाहिक चैनल भी चले थे। तो कौन कौन से उपन्यास हैं इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं? जैसे मैं कहूँ कृष्णकली, नाम सुना होगा, कृष्णकली उपन्यास है गौरा पंत का। बात करूँ कालिंदी, वो भी गौरा पंत जी का है। अतिथि, अतिथि भी गौरा पंत जी का है। चल खुसरो अपने घर, बहुत बार उत्तराखंड के एग्जामों में पूछा गया यूकेएसएससी के द्वारा कि चल खुसरो अपने घर उपन्यास किसका है? तो ये भी है किसका? गौरा पंत का। गौरा पंत जी के द्वारा कई कहानियां भी प्रकाशित की गई, जिनमें बहुत इंपोर्टेंट कहानियां, जैसे मैं बताऊं तो झरोखा, मरणमाला की हंसी, मरणमाला की हंसी ये किसकी है? ये कहानी है गौरा पंत की। झरोखा किसकी कहानी है? गौरा पंत की। बात करूं धारावाहिक की, तो धारावाहिक भी चले थे इनकी कहानियों के ऊपर, जैसे सुरगमा, सती विलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा, ये सब किसकी हैं? गौरा देवी के धारावाहिक थे। और बात करूं गौरा देवी की आत्मकथा, जो सबसे इंपोर्टेंट चलती है, गौरा देवी की आत्मकथा का नाम हुआ करता था सुनहु तात यह अमर कहानी। गौरा देवी की आत्मकथा क्या थी? सुनहु तात यह अमर कहानी। और जन्म कब हुआ? 1923 में, और ये कहाँ हो रखा है? राजकोट गुजरात में। पिंडर नदी का उद्गम है बद्रीनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, केदारनाथ या मिलम ग्लेशियर? तो पिंडारी नदी, अगर किसी ने प्रैक्टिस सेट पहले वाले नहीं कर रखे हैं तो वो देख लेना बच्चों, वहाँ से क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं बता रहा हूँ, और वही क्वेश्चन अगले पेपर में आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पिंडर नदी का उद्गम होता है कहाँ से? तो ये होता है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर से। और पिंडारी ग्लेशियर से करंट का एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि किस ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो पिंडारी ग्लेशियर ही है दोस्तों जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। और बागची बुग्याल को भी ट्रैक ऑफ द ईयर बनाया गया है, और बागची बुग्याल है तुम्हारा चमोली में। बात करूं पिंडारी ग्लेशियर की, तो पिंडारी ग्लेशियर पड़ता है हमारा चमोली और बागेश्वर की सीमा में। और उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये भी है हमारा पिंडारी ग्लेशियर। बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा चमोली में स्थित है। और बद्रीनाथ की मूर्ति को कौन से कुंड से निकाला गया था? नारद कुंड से। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर स्थित है हमारा रुद्रप्रयाग में। और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और 11वां ज्योतिर्लिंग यही है। यहाँ पर शिव जी के किस भाग की पूजा की जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर की जाती है पीठ की पूजा। ठीक है, डी क्वेश्चन ऑप्शन है मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर दोस्तों हमारा पड़ता है पिथौरागढ़ जिले में। और मिलम ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है हमारी गौरी गंगा, एक निकलती है मिलम। गौरी गंगा सहायक है किसकी? काली की। और मिलम सहायक है पिंडा नदी की। अगला क्वेश्चन है 66वां, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा, काली, भिलंगना, यमुना? तो रिवर राफ्टिंग के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नदी है वो है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। और गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, उत्तरकाशी। बात करें भिलंगना की, तो भिलंगना निकलती है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से। और बात करें काली की, तो काली निकलती है लिपुलेख दर्रे से, और कहाँ है ये? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद होगा दोस्तों, अभी क्वेश्चन पुलिस के में आपका एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं? तो अनुसूचित जनजाति की उत्तराखंड में 2 सीटें जो हैं रिजर्व हैं। एक सीट है चकराता और दूसरी सीट है नानकमता। और बात करें अनुसूचित जाति की,
तो अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो हैं 13। कितनी सीटें हैं? 13। एससी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 13, एसटी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 2। और बात की जाए एससी की सर्वाधिक सीटें रिजर्व कहाँ से हैं, तो वो हैं हरिद्वार से। कितनी सीटें हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हरिद्वार से एससी की रिजर्व। तो टोटल रिजर्व सीटों की संख्या कितनी होगी? 15। ठीक है। 68वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में आता है? तो खिरसू नामक स्थल किस जगह में स्थित है? तो खिरसू स्थित है हमारा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र जो होता है, मैंने आपको पहले के प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। इस गढ़वाल क्षेत्र हो चाहे कुमाऊं क्षेत्र हो, स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए प्रयोग किया जाता है मानस खंड, और स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयोग किया जाता है केदार खंड। तो गढ़वाल क्षेत्र पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए केदार खंड। और स्कंद पुराण में बात करूं तो स्कंद पुराण के अनुसार 5 हिमालयी क्षेत्र हुआ करते थे। एक हुआ करता था नेपाल हिमालयी क्षेत्र, एक हुआ करता था मानस खंड, एक हुआ करता था केदार खंड, एक हुआ करता था जालंधर खंड, और एक हुआ करता था हमारा कश्मीर हिमालय। और जालंधर वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता है हमारा कहाँ पर? हिमाचल क्षेत्र में। 70वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम था? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, मेजर गब्बर सिंह या मेजर सौरभ कालिया। अब उत्तराखंड की तो बात ही अलग है दोस्तों। उत्तराखंड से तो जितने भी आर्मी में देख सकते हो, आर्मी के लिए कितना क्रेज है हमारे उत्तराखंड से। ज़्यादातर हर बच्चा जाना चाहता है किसमें? आर्मी में। चाहे अग्निवीर भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया, देखो उत्तराखंड से कितने जा रहे हैं बच्चे अग्निवीर के लिए। ठीक है, तो आर्मी की बात ही अलग है। तो उत्तराखंड में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता व्यक्ति भी हमारे उत्तराखंड से ही है। देख लो, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त किस व्यक्ति कहाँ से हैं? तो ये भी हमारे उत्तराखंड से हैं, और इनका नाम हुआ करता था क्या? मेजर सोमनाथ शर्मा। तो क्या नाम हुआ करता था इनका? मेजर सोमनाथ शर्मा हुआ करता था। और ये हुआ करते थे 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध था मेजर सोमनाथ शर्मा का, और ये हुआ करते थे डेल्टा कंपनी के कमांडर। डेल्टा कंपनी के कमांडर कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। और इनका संबंध था 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। जब श्रीनगर वाला जो हवाई अड्डा था, श्रीनगर वाले हवाई अड्डे में पाकिस्तानियों के द्वारा उसे बिल्कुल सीज कर लिया गया था। तो पाकिस्तानियों को वहाँ से भगाया था। जब तक डेथ नहीं हुई तब तक ये मारते रहे पाकिस्तानियों को, और इन्हीं की शौर्यता के कारण इन्हें दिया गया था परमवीर चक्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 71वां, कंप्यूटर का जनक कौन है? एडिशन, चार्ल्स बेबेज, जे.एल. बेयर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा कंप्यूटर का जनक? तो कंप्यूटर का जनक आप सभी बच्चों को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। कौन हुआ करते थे? चार्ल्स बेबेज हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है 72वां, सी भाषा का जनक है होलोरिथ, आर्मस्ट्रॉन्ग, डकवर्ग या डेनिस रिंची। तो कौन हुआ करते थे इसके? तो इसके आंसर हुआ करता था, सी भाषा के जनक हैं डेनिस रिच्ची। कौन है? डेनिस रिच्ची, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन, www का पूर्ण स्वरूप है www। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो www की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब होती है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी। अगला है 74वां क्वेश्चन, 1 KB कितने बराबर? तो 1 KB जो बराबर होती है कितने के? 1024 KB, यानी 1024 KB, 1024 GB, 1024 बाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। क्या होता है? 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? डस्टिन मोकोविच, एडुआर्डो सेसिन, एड्रियूट मैकुलम या मार्क जुकरबर्ग। तो ये तो हर किसी को पता ही होगा, दिन रात फेसबुक में ही तो तुम लगे रहते होगे चैटिंग में। ठीक है, तो फेसबुक के संस्थापक कौन हुआ करते थे? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है फेसबुक के संस्थापक? मार्क जुकरबर्ग। और वर्तमान समय में इंस्टाग्राम ले लो, व्हाट्सएप ले लो, सब किसने खरीद रखा है? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? ये तो आपको 110% मुझे लगता है ये आंसर तो आपको पता होगा ही होगा। अगर जिसे नहीं है तो फिर तैयारी बहुत
कमज़ोर चल रही है बच्चों। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तैयारी चल रही है, अगर आप लोगों को पहाड़ों की रानी पता नहीं है तो। ठीक है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है दोस्तों हमारे मसूरी को। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है हमारे मसूरी को। क्वेश्चन आएगा पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, तो ये भी कहते हैं मसूरी को। और मसूरी की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1825 में, और 1825 में मसूरी की जो खोज की थी ये की थी कैप्टन यंग के द्वारा। और 1828 में यहाँ पर पहली इमारत बनाएगी, और इमारत का नाम हुआ करता था मलिंगार होटल। कौन सी हुआ करती थी? मलिंगार होटल सबसे पहले बना था। और मसूरी का ये कहा जाता है गंगोत्तरी और यमुनोत्तरी का प्रवेश द्वार। और बात करूँ मसूरी का सबसे जो ऊंची चोटी है, तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा, और दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गनहिल पहाड़ी। ठीक है, याद रख लेना, दिमाग में छाप लेना। और उत्तराखंड की जो पहली नगर पालिका थी कौन थी? तो उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका भी मसूरी थी। और कब बनाया गया था इसे? 1842 में। और क्वेश्चन आ जाता है यहीं पर, अगर पहाड़ों का राजा कौन है, तो पहाड़ों का राजा हुआ करता है चक्राता। किसे कहते हैं? चक्राता। अगला क्वेश्चन है 77वां क्वेश्चन। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है राजनेता के रूप में, इतिहासकार के रूप में, दार्शनिक के रूप में, या किसी कवि के रूप में? तो शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, शिव प्रसाद डबराल को किसके रूप में जाना जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है एक इतिहासकार के रूप में। शिव प्रसाद डबराल को किसके रूप में जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है बच्चों, याद रख लेना। शिव प्रसाद डबराल हैं क्या? हमारे इतिहासकार। और बात करूं शिव प्रसाद डबराल को, तो शिव प्रसाद डबराल के घुमक्कड़ी शौक होने के कारण इन्हें एक उपाधि दी गई थी। और उपाधि कौन सी दी गई थी? तो उपाधि दी गई थी चारण की उपाधि। तो शिव प्रसाद डबराल को क्या कहा जाता था? चारण कहा जाता है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, याद रख लेना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी किसे कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड ये कहा जाता है हमारे शिव प्रसाद डबराल को। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय क्वेश्चन आता है तो दोस्तों वो हैं शेखर पाठक। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय कौन है? शेखर पाठक। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कौन है? शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल की कुछ रचनाओं के अगर बारे में बताऊं, तो जैसे है संघर्ष संगीत। संघर्ष संगीत है शिव प्रसाद डबराल की रचना। अतीत स्मृति ये भी है रचना शिव प्रसाद डबराल की। जन्माष्टमी रचना है शिव प्रसाद डबराल की। बुद्ध रचना है शिव प्रसाद डबराल की। महाश्वेता, पुंडरीक, वीर, अंत्याक्षरी, ये सब रचनाएं किसकी? शिव प्रसाद डबराल की। अगला क्वेश्चन है भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है, तो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन ये है। तो भिलंगना नदी, पिछला अगर प्रैक्टिस सेट कर रखा होगा आराम से बता दोगे। भिलंगना नदी निकलती है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। और खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। और खतलिंग ग्लेशियर की जो खोज की थी वो की थी इंद्रमणि बडौनी के द्वारा। और भिलंगना नदी की 4 सहायक नदियां मैंने बताई थी, दूध गंगा, मेद गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा, याद रख लेना। अगला है चौराबाड़ी ग्लेशियर, देखो ऑप्शन में। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। और यहीं से निकल रही है मंदाकिनी नदी, जिसके कारण आई थी केदारनाथ आपदा। ठीक है, और केदारनाथ आपदा में बचाव कार्य हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सूर्या होप। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है सतोपंथ ग्लेशियर, तो ये पड़ता है कहाँ पर? चमोली में। और यहाँ से निकलती कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। और बात करें मिलम ग्लेशियर की, तो मिलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। और यहाँ से निकलती है मिलम नदी और गौरी गंगा। और मिलम किसकी सहायक है? पिंडर की। गौरी गंगा किसकी सहायक है? काली की। अगला है 79वां क्वेश्चन। दसौली ग्राम स्वराज संघ, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, अनिल जोशी। अगर आप लोगों ने वन आंदोलन वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोग इसका आंसर खुद बे खुद बता सकते हो। अगर नहीं देखिए दोस्तों तो वो देख लेना, आपके फर्स्ट गार्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी वो क्लास, तो वहाँ से देख लेना। मैंने उसका तुम्हारा प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तराखंड के वन आंदोलन करके, वहाँ से आप देख सकते हैं। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना दोस्तों ये की थी चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा 1964 में। चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में। और यही दसौली ग्राम स्वराज संघ के द्वारा बाद में संचालन किया गया था किसका? हमारे चिपको आंदोलन का। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। और चिपको आंदोलन को ऊंचाई में पहुंचाने का जो कार्य किया था वो क्या था? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने। लेकिन बात करूं चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? वो चलाया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में जाना जाता है। महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में जाना जाता है दयारा बुग्याल, बेदिनी बुग्याल, फूलों की घाटी या हर की दून। तो महाभारत में वर्णित जो नंद कानन क्षेत्र है उसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। क्या कहा जाता है नंद कानन को? फूलों की घाटी। जब मैंने तुम्हें बुग्याल वाली वीडियो पढ़ा रखी है तो उसमें साफ शब्दों में मैं तुम्हें बता चुका हूँ
कि नंदकानन जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता है फूलों की घाटी। कोई बोलता है कि नंदकानन फूलों की घाटी के ऊपर स्थित एक भूग्याल है, कोई मानता है कि नंदकानन जो है वो फूलों की घाटी है। और फूलों की घाटी का अन्य नाम मैंने बताए थे। तो मैं किसने खोज की थी फूलों की घाटी की? तो ये की थी फ्रैंक स्मिथ के द्वारा 1931 में। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी 1938 में। भ्यूडार हो गया, केदारजी हो गया, फ्रैंक स्मिथ घाटी हो गया, अलका हो गया, ये सब किसके नाम थे? फूलों की घाटी के नाम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? बात की जाए पंचेश्वर बांध की दोस्तों, तो किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? गंगा, काली, यमुना या इनमें से कोई नहीं? तो पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है दोस्तों काली नदी पर। किस नदी पर पारित है? काली नदी पर ये प्रस्तावित है। और बात करूं पंचेश्वर बांध के बारे में, कुछ चीजें बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बन सकते हैं तुम्हारे एग्जाम को देखते हुए। पंचेश्वर बांध, पहली बात तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, याद रख लेना, पंचेश्वर बांध भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। और किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? ये काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। और पंचेश्वर डैम में सिर्फ एक डैम नहीं बनेगा दोस्तों, इसके अंडर बनेंगे दो डैम। जो इसमें जो बनेगा, एक डैम बनेगा सरयू और काली नदी के संगम पर, जिसे हम लोग कहेंगे पंचेश्वर डैम। और पंचेश्वर डैम की क्षमता को कम करने के लिए इसी के नीचे दूसरा डैम बनाया जाएगा, जिस डैम को हम कहेंगे रूपाली गार डैम। और ये बनेगा काली और रूपाली गार नदी के संगम पर। ठीक है, और बात करूं पंचेश्वर डैम की क्षमता कितनी होगी, तो पंचेश्वर डैम की जो क्षमता प्रस्तावित है वो प्रस्तावित है 6480 मेगावाट। और बात कहूं मैं रूपाली गार की क्षमता कितनी होगी, तो ये होगी 244 मेगावाट। जैसे टिहरी डैम पड़ा होगा, टिहरी डैम की क्षमता को कम करने के लिए कौन सा डैम बनाया गया है? कोटेश्वर बांध। और कोटेश्वर बांध की क्षमता कितनी थी? 400 मेगावाट। वैसे इसकी क्षमता कितनी होगी? 244 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है। तो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान शायद से अभी पटवारी के पेपर में आप लोगों के पूछा गया था, जिन्होंने दिया होगा। तो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी जून 1968 में, और इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। याद रख लेना, वाडिया भूविज्ञान संस्थान की स्थापना 1968, और स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में की गई है। लेकिन वर्तमान में इसे 1976 में देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। और 1976 से वर्तमान समय में भी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। और स्थापना कब हुई है? 1968 में। कहाँ की गई है? दिल्ली में की गई है। अगला क्वेश्चन है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह था। तो मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? मुराद, दारा शिकोह, औरंगजेब या सुलेमान शिकोह? तो बच्चों ये हुआ करता था दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह। ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, सुलेमान शिकोह। और सुलेमान शिकोह, अगर मैं बात करूं, सुलेमान शिकोह के साथ ही आए थे चित्रकार, जिन्होंने बाद में गढ़वाल चित्रकारी की थी। ठीक है, गढ़वाली चित्रकारी की थी। और बात करूं मुगल शहजादा जो सुलेमान शिकोह आया था, वो भागते हुए सबसे पहले आया दोस्तों कुमाऊं वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर राजा हुआ करता था बाज बहादुर चंद। लेकिन बाज बहादुर चंद ने षड्यंत्र नीति अपनाई और सुलेमान शिकोह को यहाँ से भेज दिया। कहाँ पर? गढ़वाल वाले क्षेत्र में। गढ़वाल वाले क्षेत्र में हुआ करते थे पृथ्वीपति शाह राजा। और पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया था किसको? सुलेमान शिकोह को। लेकिन पृथ्वीपति शाह के बेटे मेदिनी शाह के द्वारा बाद में औरंगजेब से मिल गया मेदिनी शाह, और मेदिनी शाह ने सुलेमान शिकोह को सौंप दिया किस व्यक्ति को? औरंगजेब को, जिससे बहुत गुस्सा हुए पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीपति शाह ने देश निकाला कर दिया था मेदिनी शाह का, यानी अपने राज्य से भगा दिया। कोई कहता है कि नहीं, भगाया नहीं था, बल्कि बाद में मेदिनी शाह ही क्या बना था? राजा बना था। लेकिन अजय रावत जी के अनुसार मेदिनी शाह को क्या कर दिया गया था? यहाँ से देश निकाला कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो कौन सा ताल है जिसे गांधी सरोवर कहा जाता है? चौराबाड़ी ताल, आंचरी ताल, नचिकेता ताल, या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी सरोवर दोस्तों ये कहा जाता है चौराबाड़ी ताल को। चौराबाड़ी ताल को क्या कहा जाता है? गांधी सरोवर या सरवदी ताल। गांधी सरोवर कह लो या सरवदी ताल कह लो, ये कहा जाता है चौराबाड़ी ताल को। याद रखना, चौराबाड़ी ताल का गांधी सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी जी की जो अस्थियां थी 1948 में जो बहाई गई थी, गांधी जी की अस्थियां वो बहाई गई थी चौराबाड़ी ताल में। और चौराबाड़ी ताल से हमारी एक नदी निकलती है, कौन सी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, याद रख लेना। और नचिकेता ताल ये तो तुम्हारा उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? ऑप्शन में है तुम्हारा गोविंद वन्यजीव विहार,
ऑप्शन में है तुम्हारा केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार या सोना नदी वन्यजीव विहार। तो इसमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है दोस्तों वो है तुम्हारा कौन सा, केदारनाथ वन्यजीव विहार। कौन सा हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, अस्कोट केदारनाथ वन्यजीव विहार, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बात करूं मैं वन्यजीव विहार, तो वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों कितनी है, तो उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 7। कितनी है, 7। अगर बात करूं कौन कौन सी हैं, तो पहला है गोविंद वन्यजीव विहार, और गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1955 में। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, और ये फैला है 485 स्क्वायर किलोमीटर, 485 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है कौन सा, गोविंद वन्यजीव विहार। अगला बात करूं केदारनाथ वन्यजीव विहार की, तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में, और ये फैला है 957 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 957 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है केदारनाथ वन्यजीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केदारनाथ। और केदारनाथ वन्यजीव विहार से 1972 से स्टार्ट हुआ था कस्तूरी मृग के संरक्षण का काम। और बात करें अस्कोट वन्यजीव विहार की, तो सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार में, और ये पड़ता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और अस्कोट वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई है 1986 में हुई है, और इसके जो क्षेत्रफल है वो है 600 स्क्वायर किलोमीटर लगभग। ठीक है, और बात करें सोना नदी की, तो सोना नदी है पौड़ी गढ़वाल में, और इसकी स्थापना हुई है 1987 में, और ये है 301 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में। विंसर वन्यजीव विहार, विंसर वन्यजीव विहार इसके बाद आता है विंसर वन्यजीव विहार, पांचवा है, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और ये फैला है 47.07 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, अगला है मसूरी वन्यजीव विहार, तो ये है, इसकी स्थापना 1993 या माउंट क्लेव वन्यजीव विहार भी कहते हैं। ठीक है, इसी को नंदा मसूरी वन्यजीव विहार को, और ये सिर्फ 10.5 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और बात करें नंदौर की, तो नंदौर फैला हुआ है नैनीताल और चंपावत की सीमा में लगभग 269 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक, और बात करें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा है मसूरी, लगभग 10.5 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे बड़ा है केदारनाथ, और केदारनाथ कितने स्क्वायर किलोमीटर, 957 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है तुम्हारा दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और बात करूँ नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है, 1982 में हुई है, और ये फैला हुआ है 624 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में। और बात करूं मैं नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो नेशनल पार्कों की संख्या 6। जैसे मैं कहूं सबसे पहला नेशनल पार्क, पूरे एशिया का, पूरे भारत का पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और इसकी स्थापना हुई थी हैली नेशनल पार्क के नाम से। बाद में इस नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया तुम्हारा क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और वर्तमान समय में इसका नाम चेंज करके फिर से कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, और ये फैला हुआ है 520 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। बात करूं दूसरा नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क हुआ करता था, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और ये फैला हुआ है 472 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में। तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, 1982 में स्थापना, और ये फैला है 624 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र। चौथा हुआ करता था फूलू की घाटी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये फैला हुआ है 87 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में। बात करूं राजा जी की, तो राजा जी है 1983 में स्थापना, और ये फैला हुआ है 820 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में। और अगला जो लास्ट है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई है 1989 में, और ये फैला हुआ है 2390 स्क्वायर किलोमीटर में, और कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर नहीं पढ़ रखी है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वहाँ से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपके 110% आना ही आना है फर्स्ट गार्ड के एग्जाम में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अगला 87वां, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, नित्यानंद स्वामी, सुरजीत बरनाला, भगत सिंह कोश्यारी, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी हमारे मुख्यमंत्री रहे थे, और एक ही ऑप्शन बचता है सुरजीत सिंह बरनाला। तो प्रथम राज्यपाल कौन हुआ करते थे, सुरजीत सिंह बरनाला। और बात करूं वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में हमारे राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान समय में दोस्तों हमारे राज्यपाल कौन है, तो ये हैं गुरमीत सिंह। कौन है, गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट हैं गुरमीत सिंह। किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, थारू, भोटिया, बुक्सा, राजी। तो ऋतु प्रवास जो किया जाता है दोस्तों, ऋतु प्रवास किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। भोटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है, ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है मैत। भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है, मैत।
और बात करूं भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास की, तो ये कहलाता है गुंडा या मुंसा। गुंडा या मुंसा कहलाता है शीतकालीन आवास। ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है मैत। और महान हिमालय में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये भी है कौन सी, भोटिया जनजाति। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है गब्बर सिंह नेगी संबंधित हैं अर्जुन अवार्ड, विक्टोरिया, परमवीर या महावीर चक्र। तो गब्बर सिंह नेगी का दोस्तों संबंध है विक्टोरिया क्रॉस से। किससे संबंधित है गब्बर सिंह नेगी जी, विक्टोरिया क्रॉस से संबंधित है गब्बर सिंह नेगी जी। और गब्बर सिंह नेगी को न्यूवे चैपल युद्ध के लिए 10 मार्च 1915 को दिया गया था कौन सा अवार्ड, विक्टोरिया अवार्ड। याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूवे चैपल युद्ध या फिर कौन सा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी युद्ध था न्यूवे चैपल युद्ध। देखो न्यूवे चैपल जगह पड़ती है फ्रांस में। और प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बहुत सारे देश मिले थे। तो फ्रांस की सीमा में तैनात थे गब्बर सिंह नेगी और वहाँ जगह पड़ती है न्यूवे चैपल। तो वहाँ से फ्रांस से लड़ते हुए जर्मनी के विरुद्ध ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनके मरने के बाद मरणोपरांत इन्हें मिला था विक्टोरिया क्रॉस। और सबसे पहला विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला था, वो मिला था दरबान सिंह नेगी को वर्ष 1914 में। ठीक है, और गब्बर सिंह नेगी की बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है चंबा से। और इनकी याद में 21 अप्रैल को चंबा में प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है। 90वां क्वेश्चन है गौरी गंगा और काली गंगा नदी मिलती हैं। तो गौरी और काली नदी का संगम होता है कहाँ पर, तो गौरी और काली का संगम होता है जौलजीबी में। कहाँ होता है, जौलजीबी में होता है। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन आपको कोई नहीं देगा जितने मैं एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसीलिए लाइक तो बिल्कुल जरूर करना बच्चों वीडियो को। ठीक है, गौरी और काली नदी का संगम कहाँ होता है, तो ये होता है जौलजीबी में। जौलजीबी पड़ता है पिथौरागढ़ में, काली और गौरी नदी के संगम पर। और यहीं पर 14 नवंबर 1914 से गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा जौलजीबी मेले की शुरुआत की गई थी। तो जौलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई, 14 नवंबर को, बाल दिवस के दिन। ठीक है, बाल दिवस के दिन 14 नवंबर 1914 से गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा शुरू किया गया था जौलजीबी मेला। अगला क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन, जागर का अर्थ है समाज में जगाने वाले जागर या गीत, युद्ध गीत, मनोरंजन गीत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जागर मतलब होता है समाज को जगाने वाले जागर या गीत, ये कहलाते हैं जागर। ठीक है, 92वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तराखंड का जनसंख्या जो घनत्व है दोस्तों, ये है 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है। तो मैंने अभी बताया था पीछे आपको, दसौलीग्राम स्वराज संघ का गठन किया था चंद्र प्रसाद भट्ट के द्वारा 1964 में। और उसी के द्वारा बाद में 1974 से गौरा देवी के नेतृत्व में किसके शुरुआत की गई थी, चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन से संबंध हो जाएगा किसका, गौरा देवी का। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, गोपेश्वर चमोली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94वां, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर होता है, तो ये होता है हमारे रुद्रप्रयाग में। और बात करूं पंचप्रयागों की, तो पंचप्रयाग में सबसे पहला प्रयाग है विष्णुप्रयाग। और विष्णुप्रयाग में होता है अलकनंदा और कौन सी, पश्चिमी धौली गंगा का संगम। पहला हो गया विष्णुप्रयाग, दूसरा होता है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में होता है अलकनंदा और नंदाकिनी, तीसरा है कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, चौथा है चौथा है रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। और पांचवा प्रयाग है कौन सा तुम्हारा बचा हुआ, देवप्रयाग। और देवप्रयाग में संगम होता है किस नदी का, तो देवप्रयाग में संगम होता है सास और बहु नदियों का, यानी अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग। और देवप्रयाग का यानी नाम है सुदर्शन क्षेत्र या इंद्र प्रयाग। 95वां क्वेश्चन है कौथिक शब्द का अर्थ है। कौथिक मतलब होता है दोस्तों मेले। मेले को क्या कहा जाता है, कौथिक। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं उत्तरायणी कौथिक मेले में जा रहा हूँ, पहले खुद कह रहे हैं कौथिक। कौथिक का मतलब ही होता है, पहाड़ी में कौथिक कहते हैं, लेकिन उसे हिंदी में क्या कह देते हैं हम लोग, मेले कह देते हैं। कौथिक मतलब क्या होता है, मेला ही होता है। ठीक है, सीधे देखो मैं उत्तरायणी कौथिक में जा रहा हूँ, क्या मेला, उसके बाद मेला ही है, कौथिक का मतलब ही मेला है। तो अगला क्वेश्चन है 96वां, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का परसेंटेज है। तो उत्तराखंड में कृषि योग्य जो भूमि परसेंटेज है वो कितना है, 20, 15, 13, 50। तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का परसेंटेज है 13%। कितने परसेंट है, 13% है। अगला क्वेश्चन है 97वां, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया। बात करूं उत्तरांचल राज्य का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 9 नवंबर 2000 को। उत्तरांचल राज्य का गठन कब किया गया था, तो उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था हमारा उत्तराखंड। 98वां क्वेश्चन है
निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? बार बार मैं बता रहा हूँ, खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी इंद्रमणि बडोनी के द्वारा और इन्हीं को कहा जाता था उत्तराखंड का गांधी। और इनका जो संबंध था वो था केदार नृत्य से। केदार नृत्य में जो पारंगत व्यक्ति बताए जाते हैं, केदार नृत्य में पारंगत व्यक्ति, वो हुआ करते थे इंद्रमणि बडोनी। अगला है, गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। तो गढ़ केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे, आसाराम नौटियाल, हेमवती नंदन बहुगुणा या अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो याद रख लेना बच्चों, गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। कौन जाने जाते हैं गढ़ केसरी के नाम से? तो गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। लास्ट क्वेश्चन है, परिमार्जन सिंह नेगी का संबंध किस खेल से था? तो परिमार्जन सिंह नेगी का संबंध हुआ करता था हमारे कौन से खेल से? तो ये हुआ करते थे चेस के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी हुआ करते थे? चेस के खिलाड़ी हुआ करते थे परिमार्जन सिंह नेगी। तो आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स पे बताना कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या स्पीड तेज तो नहीं हो रही है, मुझे सब चीज़ बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलना और कोई हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, कल को आपके साथ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।